हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 8 डेमोक्रेटिक एंड नेशनलिस्ट रेवोल्यूशंस का थर्ड पार्ट देखेंगे। तो ये जो है इसका हमने टू पार्ट्स, ये जो चैप्टर है इसका हमने टू पार्ट्स कवर अप कर लिया था, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जाना कि कैसे डेमोक्रेसी का आरंभ हुआ, कैसे जो है किंग और जो पार्लियामेंट थे इंग्लैंड में उनके बीच में मतभेद हुए, फिर वो मतभेद कैसे सॉर्ट आउट हुआ, फिर मिडिल क्लास और उनके पॉलिटिकल व्यूज़ के बारे में हमने जाना। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते बढ़ते हमने अमेरिकन जो वॉर है इंडिपेंडेंस का उसके बारे में हमने जाना। अब उसके बाद जो है हमको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जानना है कि जो अमेरिका में जो रेवोल्यूशन हुआ उससे वो करके फ्रेंच रेवोल्यूशन तक हम कैसे आए। फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हमने देख लिया था। उसके बाद जो है हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें हुई वो हमने देख लिया था। कैसे जो है लोग एग्रेसिव हो रहे थे, जो किंग का बिहेवियर है, फिर कैसे जो है ह्यूमंस के लिए, ह्यूमंस नहीं मैन के लिए राइट आया, और जो ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। अब जो है हमको नया कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रांस में आया 1791, इसके बारे में हमको देखना है। तो न्यू फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन कर्टेल द पावर ऑफ द किंग्स। तो जब नया फ्रेंच रेवोल्यूशन आया उसने क्या है, जो पावर तो जो था किंग का उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, खारिज कर दिया। पावर सेंट्रलाइज्ड इन मोनार्चीज वाज सेपरेटेड इन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जैसे कि हमने पहले जो देखा डेमोक्रेसी में, वैसे ही यहाँ पे जो पावर है वो क्या कर दिया गया था, सेपरेट कर दिया गया था थ्री पार्ट्स में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची इन फ्रांस। तो अब जो है कैसा मोनार्ची आ गया, कैसा रूल आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची मतलब जिसमें किंग रूल तो कर रहा है लेकिन उसको किसके हिसाब से रूल करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। The Constitution suggested that priests should be chosen by the citizen। तो पहला पॉइंट क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का, कि प्रीस्ट जो है, फादरी जो है उसको सिटीजन चूज करेंगे, पॉप नहीं। तो पहले क्या हुआ करता था, पॉप जो है वो प्रीस्ट को चूज करता था। Though the king disagreed with the new constitution, he had no choice but to accept and approve in September 1791। शुरू में तो किंग ने डिसएग्री किया, ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मैं नहीं फॉलो करने वाला, लेकिन धीरे से बाद में उसको क्या है, सितंबर 1791 में इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ा। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द सोर्स ऑफ ऑल पावर इज सिटीजन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला कि सारे जो पावर्स है वो किसके पास है, सिटीजन्स के पास है, कॉमन पीपल के पास है। लेकिन यहाँ पे सिटीजन जब हम आज की बात करते हैं तो सिटीजन का मतलब क्या है होता है, अगर हम इंडियन सिटीजन के बारे में बात करें तो जो भी व्यक्ति हमारे इंडिया में रहता है वो इंडियन सिटीजन है। लेकिन यहाँ पे सिटीजन जब बोल रहे हैं तो सिटीजन सभी लोग नहीं थे। तो ऑल द पीपल लिविंग इन फ्रांस वेयर एक्सेप्टेड एज सिटीजन बट नॉट ऑल ऑफ देम हैज राइट टू वोट। तो अब यहाँ पे सबको सिटीजन का वो तो दिया था लेकिन राइट सबको नहीं था, वोट करने का राइट नहीं था। और अगर हम आज के बारे में बात करें तो जो भी व्यक्ति इंडिया में रहता है उसको वोट करने का राइट है। द स्टेट डिवाइडेड सिटीजन इनटू टू कैटेगरीज। अब जो स्टेट है उसने सिटीजन को दो कैटेगरी में डिवाइड करके रखा था, पहला है एक्टिव और सेकंड पासिव। तो जो एक्टिव सिटीजन थे उन्हीं के पास राइट था वोट करने के लिए। तो ये लोग कौन थे, मेल जिनका उम्र 25 साल से ज़्यादा है और उन्होंने अपने एटलीस्ट 3 डेज और जो वेजेस हैं उनका साल में 3 दिन का जो वेतन है उसको एज टैक्सेस पे किया था। और पैसिव सिटीजन्स क्या हो गए, जिन जो सिटीजन्स तो है, सिटीजन्स के राइट्स तो उनके पास है लेकिन उनको वोट करने का राइट नहीं है। तो दे इंक्लूडेड द पुअर हु वेयर नॉट इन अ पोजिशन टू पे इवन द मिनिमम टैक्स, वुमेन एंड ऑल दोज एज्ड बिलो 25 ईयर्स। तो इसमें कौन से लोग आते थे पैसिव सिटीजन में, एक तो जो मिनिमम टैक्स देने लायक नहीं है, और सेकेंड वुमेन, और थर्ड जो भी 25 साल से छोटे हैं। तो दे आर नंबर टोटल अराउंड 3 मिलियन। तो कितनी सारे लोग थे, कितनी जनसंख्या थी ऐसे लोगों की, पैसिव सिटीजन्स की 3 मिलियन। There were wide dissatisfaction about such a large number of people being disenfranchised। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थे इतने सारे लोग जिनको वोटिंग का राइट नहीं दिया गया था। तो ऐसे लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा क्या थे, संतोष में नहीं थे।
उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन था। द किंग एंड द एरिस्टोक्रेसी ऑल्सो ट्राइड बैक द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो किंग है और उनके जो साथीगण है, एरिस्टोक्रेसी मतलब उनका उसका जो राज्य चलाने वाले उनके जो साथी थे, उन्होंने ट्राई किया कि जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है इसको कैसे भी तोड़ा जाए, इसको ना माना जाए। दे आस्क्ड द किंग ऑफ नेबरिंग कंट्रीज टू हेल्प देम अगेंस्ट देयर ओन पीपल। तो इसमें देखिए मूर्खता, किंग जो है वो अपने नेबरिंग कंट्रीज से हेल्प मांग रहा था ताकि वो खुद के लोगों से बच सके, खुद के लोगों के अगेंस्ट जा सके। अब यहाँ पे बिटवीन 1792 और 94 में क्या हुआ? इन 1791 मेजोरिटी ऑफ फ्रेंच पीपल वेयर अनहैप्पी विद द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट एक्सेप्टेड ओनली पीपल विद प्रॉपर्टी एज एक्टिव सिटीजन। तो अब 1791 में बहुत सारे लोग जो फ्रेंच में रहते थे, जो फ्रेंच पीपल थे, वो क्या थे? संतुष्ट नहीं थे, खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को एक्टिव सिटीजन की उपाधि दी जो प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो टैक्स पे करने में सक्षम है, उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। In those days, people met in political clubs or society to discuss political issue. These clubs were the predecessor of political parties of today. तो उस समय क्या होता था? लोग जो है इकट्ठा होते थे और जहाँ पे वो इकट्ठा होते थे उसे क्या कहा जाता था? पॉलिटिकल क्लब्स या सोसाइटी कहा जाता था, जिससे वो डिस्कस करते थे पॉलिटिकल इश्यूज को। अब ये जो क्लब्स हैं ये क्या होते थे? प्रीडिसेसर, जैसे आजकल की पॉलिटिकल पार्टी होती थी, तो उसी तरीके के उस समय पॉलिटिकल क्लब्स हुआ करते थे। द मोस्ट पॉपुलर वाज द जैकोबिन क्लब, और इसमें सबसे पॉपुलर कौन था? जैकोबिन क्लब था। और इट्स मेंबर बिलोंग टू द लेस वेल्दी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और इसके मेंबर्स कौन थे? जो थोड़े कम पैसे वाले जो लोग हैं, वेल्दी मतलब पैसे वाले, तो कम पैसे वाले जो लोग थे वो इसके मेंबर्स थे। और इसमें कौन कौन थे? शॉपकीपर्स, आर्टिशन, सर्वेंट्स और डेली वेज वर्कर्स। इस कैटेगरी के जो लोग हैं वो इस क्लब के मेंबर्स थी। और इनका लीडर कौन था? मैक्समिलियन रॉबेस्पायर। इनका लीडर, ये इनकी पिक्चर है मैक्समिलियन रॉबेस्पायर की। तो देखिए यार, पिक्चर देखिए आप, मतलब कितनी बारीकी से मतलब चीज़ों को बनाया जाता था उस समय। ये फोटो तो है नहीं, कोई ब्लैक एंड व्हाइट फोटो तो है नहीं, ये क्या है? पोर्ट्रेट है। तो देखिए मतलब पूरा मतलब इतना सुंदर तरीके से पूरा नाक नक्शा सब बनाया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए, इन 1792 नेबरिंग कंट्रीज इन्वेडेड फ्रांस इन सपोर्ट ऑफ लुईस 16। तो लुईस 16 ने नेबरिंग कंट्रीज से हेल्प मांगी और 1792 में जो नेबरिंग कंट्रीज है वो फ्रांस पे उन्होंने कब्जा किया। तो रेसिडेंट ऑफ पेरिस वे एंगर्ड बाय द अटैक, द स्कैरसिटी ऑफ डेली कमोडिटीज एंड राइजिंग पावर्स। तो जो पेरिस में रहने वाले लोग थे वो बहुत ही गुस्सा थे इस अटैक के कारण। इस अटैक के कारण क्या हुई? जो डेली कम्युनिटीज थी उसकी कमी होने लगी, चीज़ों की प्राइसेस बढ़ने लगी। दिस अनलिश देयर एंगर इन ए मैसिव एंड वायलेंट आउटबर्स्ट। और ये जो है इस सब केसेस के कारण जो है उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और एक विद्रोह में आ गया। दे अटैक्टेड द रॉयल पैलेस ऑन अगस्त 10, 1792 एंड imprisoned the king after killing his bodyguard। अब ये जो गुस्सा है, ये जो एंगर है, वो इतना बुरी तरीके से फूटा कि इन्होंने क्या किया? रॉयल पैलेस जो है वहाँ पे अगस्त 1792 में जाकर अटैक किया और जो किंग है उसको बंदी बना लिया और उनके बॉडीगार्ड्स को भी मार दिया। Fresh elections were held. In this election, all adult men aged over 21 years, whether they own property or not, were allowed to vote, but women were still not allowed to vote. अब यहाँ पे देखिए, जो फ्रेश इलेक्शंस हुए और इन इलेक्शंस में सभी अडल्ट मेंस जो 21 ईयर से ज़्यादा के थे उनको जो है वोट करने का अधिकार दिया गया। सारे मैन को वोट करने का अधिकार दिया गया, जिनके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो, सभी को। लेकिन वुमेन्स जो है अभी भी पीछे थी, उनको वोट करने का अधिकार नहीं दिया। कन्विक्शन abolished the monarchy. The new constitution assembly called National Convention abolished the monarchy on September 21, 1972 and declared France as a republic where the head of the government is selected by the people. और एक नई constituent assembly बनाई गई जिसका क्या नाम था? नेशनल कन्वेंशन। अब इसने क्या है, जो सितंबर 21, 1972 को जो मोनार्ची थी उसको अबॉलिश कर दिया, खारिज कर दिया और फ्रांस को एक रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर कर दिया। और वहाँ पे क्या हुआ? जो हेड ऑफ जो गवर्नमेंट थी वो क्या थी? लोगों के द्वारा चूज करने जाने लगी। तो लुईस 16 और इसकी वाइफ मैरी
एंटोनिटी वेयर डिक्लेयर ट्रेटर्स एंड सेंटेंस टू डेथ। अब ये जो किंग था और उसकी वाइफ थी, उनको क्या है, देश विद्रोही माना गया और फांसी दे दी गई। सैंट क्लॉटस, ठीक है, सैंट क्लॉटस द पुअर पीपल ऑफ फ्रांस। तो ये सैंट क्लॉटस जो थे ये गरीब तबके के लोग थे। वे आर नॉट पॉलिटिकल एक्टिव, फ्रीड फ्रॉम द प्रेशर्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास। अब ये जो है, जो पुअर सेक्शन था फ्रांस का, जिसे क्या कहा जा रहा है, जिन्होंने कौन सा ग्रुप बनाया है, सांस क्लोटोस, ठीक है, क्लॉटस करके। तो यहाँ पे देखिए ये इन्होंने अपना एक पॉलिटिकल ग्रुप बना लिया जो किसी किंग के अधीन नहीं थे, है ना, एरिस्टोक्रेसी मतलब किसी किंग के या फेडरल लॉर्ड के अधीन होना, और सारे मिडिल क्लास से फ्री होके। तो इन्होंने अपना एक अलग ही दुनिया बनाया, तो जिसमें उन्होंने अपना ड्रेसिंग भी अलग तरीके से रहा। तो ये सैन क्लूटोस मतलब क्या होता था, ये जो पैंट पहन रहे हैं, ये जो फुल पैंट पहन रहे हैं, इसे क्लूटोस कहा जा रहा है, ठीक है। तो इससे पहले जो है नी लेंथ के ड्रेसेस पहनते थे लोग, ठीक है, तो ये सैंट क्लूटोस हो गया। ये रेड कैप भी पहनते थे, ये एक सिंबल था कि ये सैंट क्लूटोस को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये बूट्स भी उस तरीके के पहनते थे। तो दे डिमांडेड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी फॉर ऑल पीपल एंड वांटेड टू पुट अ लिमिट ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट। तो इनका क्या डिमांड था कि सारे लोगों को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इक्वलिटी मिले, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला जो कंसेप्ट है वो लिमिट हो और सबको प्रॉफिट मिले। They put pressure on the government to control prices to protect poor. They wanted their elected representative to be answerable to the people and wanted people to have power to remove them if they do not perform their duties. अब ये जो है गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते थे कि जो प्राइसेस हैं उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करके रखे, ताकि जो पुअर पीपल है, जो गरीब लोग हैं, वो भी मतलब अच्छे से खा पी सके। और वो चाहते थे कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो उनके क्वेश्चंस को आंसर करे, और अगर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, अपनी ड्यूटीज को नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो उनको हटाया भी जा सके। दे ऑल्सो वांटेड सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस, नॉट लिव एवरीथिंग इन द हैंड्स ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और उन्होंने और क्या डिमांड किया कि वो चाहते थे कि जो कॉमन सिटीजन है, जो सिटीजन्स हैं, वो भी गवर्नमेंट के काम में पार्टिसिपेट करे, ना कि सिर्फ और सिर्फ सारा चीज जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में दे दे। द इन्फ्लुएंस ऑफ सैन क्लूटोस वाज एट पीक फ्रॉम 1792 टू 1794। अब ये जो इन्फ्लुएंस था इनका, ये 1792 से 1794 के बीच में बहुत ज़्यादा थे। दे एनलिस्टेड इन लार्ज नंबर्स इन फ्रेंच आर्मी। They enlisted in large number in French army. They fought against the neighboring country to safeguard the revolution and ensure victory for France. अब ये जो लोग हैं, ये बहुत सारे जो लोग हैं, ये आर्मी में भर्ती हो गए, और इन्होंने जो नेबरिंग कंट्रीज है उसके खिलाफ में रेवोल्यूशन छोड़ा, और ये माना कि फ्रांस को विक्ट्री मिलनी चाहिए। इन 1793 द नेशनल कन्वेंशन डिसाइडेड दैट पीसेंट टेनेंट्स शुड नॉट हैव टू पे देयर लैंडलॉर्ड्स एनी कंपनसेशन फॉर गेटिंग द लिटिल टू देयर होल्डिंग्स। अब इन 1973 में जो नेशनल कन्वेंशन है, इसमें क्या डिसाइड किया, जो पेसेंट्स हैं, पेसेंट टेनेंट्स मतलब जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं, उनको जो है पे नहीं करना पड़ेगा अपने लैंडलॉर्ड को, कि थोड़ा बहुत अगर वो उनके खेतों में काम कर रहे हैं तो। द लैंड ऑफ दोज हु फ्लीड टू नेबरिंग कंट्रीज वाज आल्सो शाइट्स एंड डिवाइडेड इनटू स्मॉल होल्डिंग्स दैट वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्मॉल एंड मीडियम पीसेंट्स अलॉन्ग विद द ओनरशिप राइट। अब जो लोग जो है वो नेबरिंग कंट्रीज में चले गए थे अपना जमीन को छोड़ के, उनकी जमीन को क्या है गवर्नमेंट ने हथिया दिया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। स्मॉल और मीडियम जो पीसेंट्स थे, किसान थे, उनको विथ मतलब उनको ओनरशिप राइट के साथ में। 1794 मेनी सोशल वेलफेयर स्कीम्स वेयर लॉन्च्ड, और 1794 में बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स है उनको लॉन्च किया गया, जिसमें क्या था, सोशल सिक्योरिटी, पुअर पीपल के लिए सोशल सिक्योरिटी थी पुअर पीपल के लिए, पेंशन्स था एज और हेल्पलेस लोगों के लिए, उसके साथ साथ जो चाइल्ड सपोर्ट अलाउंस था, जो डिस्ट्रिब्यूटेड मदर्स और विडोज थे। डिस्ट्रिब्यूटेड मदर्स मतलब जो एकदम गरीब मदर है, जिसके पास खाने के लिए भी कुछ पैसे नहीं है, उस तरीके की जो महिलाएं और जो विधवा हैं, उनके लिए चाइल्ड सपोर्ट अलाउंसेस मिलने लगे। फ्री मेडिकल केयर था सिक पीपल के लिए, और बहुत सारी इस तरीके की। कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी क्रिएटेड इन अप्रैल 1793 अंडर द चेयरमैन ऑफ
Robespierre was given responsibility of running the government from 1793 to 1794. अब एक कमेटी बनाई गई पब्लिक सेफ्टी के लिए अप्रैल 1793 में, और इसके चेयरमैन कौन थे? रॉबेस्पायर थे, और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप गवर्नमेंट को रन करें 1793 से 99। तो रॉबेस्पियर जो है लीडर थे जैकोबिन क्लब के, जैसे कि हमने पहले देखा। इन्होंने कंट्रोल लिया और अरेस्ट किया एनिमीज, जो रिपब्लिक के एनिमीज थे, जो रिपब्लिक गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे थे, उनको उन्होंने अरेस्ट किया। जो एरिस्टोक्रेट्स थे, क्लर्जी थे, रॉयल सिंपैथाइजर्स थे, और उनको फांसी की सजा दिला दी। तो एरिस्टोक्रेटिक मतलब जो किंग के चमचे हम बोल सकते हैं, जो क्लर्जी, जो बड़े बड़े हमने देखा था फ्रांस में क्लर्जी नोबिलिटी वाले जो लोग थे, उसके बाद जो रॉयलिस्ट सिंपैथाइजर थे, इनको सबको पकड़ा और जेल में दे दी। ही कंट्रोल वेज रेट्स एंड प्राइस ऑफ ब्रेड फ्लोर एंड सिवियरली पनिशिंग एनीवन हु फ्लोटेड द रूल्स। और उसके साथ साथ उन्होंने जो वेज का रेट है उसको फिक्स करवाया, प्राइजेस जो थे ब्रेड के, फ्लोर के, उसको उन्होंने फिक्स करवाया। उसके साथ साथ अगर कोई भी रूल्स को ब्रेक करता तो उसको भी बहुत ही बुरा तरीके से पनिशमेंट दी जाती थी। Robespierre exercised such a strict control and implemented his policy so harshly that even his supporters were distressed. अब रॉबेस्पायर जो है वो रूल करते करते उन्होंने इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए, और जो उनकी पॉलिसीज थी उसको इम्प्लीमेंट इतनी बुरी तरीके से करते थे कि उनके जो सपोर्टर्स थे वो भी अब परेशान हो गए। सो मेनी पीपल बिगेन बीइंग एग्जीक्यूटेड एज ट्रेटर्स एंड क्रिमिनल्स। द पीरियड वाज लेबल्ड एज रेन ऑफ टेरर। अब देखिए बहुत सारे लोगों को क्या है, देश विद्रोही, ट्रेटर्स मतलब देश विद्रोही करार करके और क्रिमिनल्स करार करके उनको क्या एग्जीक्यूट करना, मतलब फांसी की सजा दी जाती रही। और ये जो पीरियड है, इसलिए इस पीरियड को क्या कहा जाता था? रेन ऑफ टेरर, रॉबेस्पायर का जो पीरियड था। इवेंचुअली द कोर्ट सेंटेंस्ड रॉबेस्पायर टू डेथ इन जुलाई 1794। इसलिए कोर्ट ने क्या किया? रॉबेस्पायर को खुद ही फांसी की सजा दे दी जुलाई 1794 में। आफ्टर द फॉल ऑफ हिज गवर्नमेंट, पावर अगेन पास्ड इन द हैंड ऑफ वेल्दी क्लास, रॉयल्टी एंड पुअर पीपल वेयर डिसएनफ्रेंचाइज्ड। अब अगेन जो है पावर जो है वो किसके हाथ में आ गया? जो वेल्दी पीपल है, रॉयल्टी है, किंग है, उनके हाथ में, और जो पुअर पीपल है अब फिर उनको जो वोट का अधिकार है वो उनसे छीन लिया गया। अब उसके बाद हमको क्या देखना है? फ्रांस कैंपेन अगेंस्ट यूरोपियन किंग एंड इट्स डिफेक्ट। तो फ्रांस का क्या कैंपेन था यूरोपियन किंग के खिलाफ में, और उनकी डिफीट कैसे हुई? तो ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैज अनाउंस्ड इन 1792 दैट फ्रांस वुड हेल्प टू एंड मोनार्चीज एंड डायनेस्टीज ऑफ यूरोप एंड एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक रेट। तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम था तब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने ये अनाउंस किया था 1792 में कि फ्रांस जो है वो हेल्प करेगा जो डिफरेंट अलग अलग जो मोनार्चीज और डायनेस्टीज है यूरोप में, उसको डेमोक्रेटिक बनने में हेल्प करेगा। इस तरीके का उनका सोच विचार था। लेकिन द फ्रेंच आर्मी बिगेन अ विक्टोरियस कैंपेन अक्रॉस यूरोप। तो फ्रेंच जो आर्मी थी वो क्या थी? जीतते जा रही थी पूरे यूरोप में, जो डिफरेंट कंट्रीज है उसमें। द पीपल ऑफ ऑल दीज कंट्रीज वेलकम द फ्रेंच। अब जो पीपल थे, लोग थे फ्रेंच कंपनीज के, अलग अलग जो पीपल थे अलग अलग कंट्रीज के, उन्होंने वेलकम करना चालू किया फ्रेंच को। अब 1799 में एन एम्बिशियस जनरल कॉल्ड नेपोलियन, बॉर्न 1769, died 1821, took over power in France and established his monarchy in 1804। अब एक एम्बिशियस जनरल नेपोलियन, कहीं ना कहीं आपने नाम सुना होगा, तो ये अब सीन में आए और इन्होंने पूरा फ्रांस को अपने कंट्रोल में किया और अपनी मोनार्ची का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किंग का रूल होता है, वो किसी और का सलाह मशवरा नहीं लेता। तो ये चीजें आई यहाँ पे। तो नेपोलियन बिकम अ स्ट्रॉन्ग रूलर। अब नेपोलियन एक स्ट्रॉन्ग रूलर थे। ही फॉट अगेंस्ट मेनी कंट्रीज इन यूरोप एंड टुक ओवर देयर किंगडम्स, मर्जिंग देम इनटू फ्रांस। और ये जो बहुत सारी कंट्रीज थी यूरोप में, वहाँ पे उन्होंने लड़ाई की और उनके किंगडम को हथिया के फ्रांस में वो इंक्लूड करने लगे। दिस एक्सपांशन angered the people of Europe and they were disillusioned with France and Napoleon।
अब ये जो एक्सपांशन था, इससे जो यूरोप के जो लोग थे वो बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने जो है फ्रांस और नेपोलियन को गलत ठहराना चालू किया, उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी चालू की। द रॉयल डायनेस्टीज ऑफ यूरोप गॉट टुगेदर टू फॉर्म अ कोएलिशन अंडर द लीडरशिप ऑफ इंग्लैंड टू अपोज नेपोलियन। तो जो जितनी भी रॉयल डायनेस्टीज थी यूरोप की, वो एकजुट हुए, उन्होंने एक कोएलिशन गवर्नमेंट सॉरी कोएलिशन मतलब एकजुट एक होके एक ग्रुप फॉर्म किया, और जो इंग्लैंड है अंडर द लीडरशिप ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। अब इंग्लैंड भी यहाँ पे रोल में आया, तो इंग्लैंड की लीडरशिप में ये जो जितनी रॉयल डायनेस्टी थी यूरोप की, उन्होंने एकजुट होकर नेपोलियन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। द कोएलिशन फाइनली डिफीटेड नेपोलियन इन 1815, और 1815 में नेपोलियन को उन्होंने डिलीट नहीं, डिफीट कर दिया। एंड ट्राई टू रिस्टोर अ फ्यूडल सिस्टम अक्रॉस यूरोप। अब जो फ्यूडल सिस्टम था उसको रिटेन करने का, रिस्टोर करने का कोशिश किया। The old monarchies and landowner began to rule once again and try to suppress all democratic ideas. तो अब फिर से पूरा केस पलट गया। अब क्या हो गया, जो ओल्ड मोनार्चीज थी और लैंड ओनर से फिर से रूल एक सीन में आ गए, और यहाँ पे क्या है, उन्होंने फिर से रूल करना चालू कर दिया, और जो डेमोक्रेटिक आइडियाज थी उसको पूरा सप्रेस कर दिया, मतलब बिल्कुल खारिज कर दिया। दिस कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन पीपल एंड देयर किंग्स कंटिन्यूड अक्रॉस यूरोप। Eventually, France established itself as republic in 1891। और इस तरीके का खींचातानी, कॉन्फ्रंटेशन मतलब खींचातानी लोगों के बीच में, किंग के बीच में ये होता रहा यूरोप में, और फाइनली जो है फ्रांस ने अपने आप को रिपब्लिक कब एस्टैब्लिश किया, 1891 में। अब ये जो एस्टैब्लिश होने के बाद क्या हुआ, अ न्यू वेव ऑफ डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म इन यूरोप। द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 to 1804 लेड अ न्यू वेव ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडिया स्वीपिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की आइडियाज थे, देखिए उस समय प्रिंटिंग प्रेस आ चुका था, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो ये जो डेमोक्रेसी वाला जो कंसेप्ट था वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में। द वन आइडिया व्हाट वी कॉल डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म, it is based on the premise that citizens together constitute the nation and government should function as per interest of the nation। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो सिटीजन्स हैं, जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, वही मिलके नेशन को बनाते हैं, और गवर्नमेंट को उनके इंटरेस्ट के लिए काम करना है, उनकी भलाई के लिए काम करना है। और इन स्टेट को क्या कहा जाता था, नेशन स्टेट कहा जाता था। द मिडिल क्लास यूथ ऑफ यूरोप वेयर एंथ्यूज्ड by this revolutionary idea and were keen to build their nation state। तो मिडिल क्लास जो थे यूरोप के, वो इस आइडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, एंथ्यूज्ड मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित थे इस रेवोल्यूशनरी आइडिया के, और वो चाहते थे कि वो एक नेशन स्टेट बिल्ड करें। अब इस समय इन दोज डे इटली एंड जर्मनी विल स्प्लिटेड इनटू मेनी स्टेट्स। तो इस समय में इटली और जर्मनी जो है वो छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। ऑन द अदर हैंड ऑस्ट्रियन, रशियन एंड ओटोमन एम्पायर्स हैड कॉन्कर्ड मेनी डिफरेंट कंट्रीज एंड मर्ज्ड देम इनटू वास्ट एम्पायर। और उसी समय में ऑस्ट्रियन, रशियन और ओटोमन एम्पायर्स से थे, इन्होंने क्या किया था, जो डिफरेंट कंट्रीज को हथिया के अपने वास्ट एम्पायर के अधीन रखा था। व्हेन नेशनलिस्ट आइडिया स्प्रेड, द यंग रेवोल्यूशनरी इन द स्मॉल nationalities under the empires were emotionally charged and wanted to unite their people into national state। अब जो यंग रेवोल्यूशनरीज थे इन छोटे छोटे स्टेट्स के, ये चाहते थे कि ये जो लहर चल रही है, यह ना डेमोक्रेसी की, उसको वो अपनाएं। वो बहुत ही मतलब इमोशनली चार्ज्ड हो गए थे इन सब चीज़ों को देख के, और ये चाहते थे कि हम अपने लोगों को भी यूनाइट करके नेशन स्टेट बनाएं। बट द मोनार्ची रिस्टोर्ड आफ्टर द नेपोलियन एरिया did not tolerate such separatist democratic tendency, so the youth formed secret society to keep their ideas alive। लेकिन उस समय जो है नेपोलियन एरा था, उस समय ये सब चीज़ें टॉलरेट नहीं की जाती थी, तो इसलिए जो यूथ है वो अपनी सीक्रेट सोसाइटी बना के रहते थे। तो यहाँ पे Mazzini launched a secret revolutionary patriotic society called Young Italy in 1833। The ruling kings realized that they could not stop the spread of nationalist ideas, which were becoming very popular among people. The only way for them to allow nation building but to separate the concept of nation from the concept of democracy। अब जो रूलिंग किंग्स थे, उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये जो नेशनलिस्ट आइडियाज है वो इतनी पॉपुलर हो गई है कि अब इनको रोक पाना बिल्कुल भी मुश्किल है, और
एक ही तरीका है नेशन बिल्डिंग का कि सेपरेट किया जाए जो कॉन्सेप्ट है नेशन का फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी. दे ट्राई टू लिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन टू लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन. दे वांटेड टू यूज नेशन बिल्डिंग टू स्ट्रेंथन मोनार्चिक रूल. अब ये लोग कोशिश कर रहे थे, ये जो किंग्स वगैरह हैं, कि जो कंसेप्ट है नेशन का उसको वो जोड़ सके लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजन से. तो उन्होंने क्या किया, ये जो नेशन है वांटेड टू यूज, ये जो नेशन है, नेशन वर्ड है, उसको ये बिल्ड करने के लिए यूज करें कि एक स्ट्रॉन्ग मोनार्चिक रूल होना चाहिए, उसे ही नेशन कहा जाता है. तो वॉर बिटवीन कंट्रीज हैड बीन रेजिंग फॉर पास्ट सेवरल इयर्स वेयर changing the political map of Europe. The political leaders and thinkers who played in leading role in the development include Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi, Otto von Bismarck, Cavour, Kaiser Wilhelm, Victor Emmanuel एक्सेट्रा. तो देयर एफर्ट्स, तो इनके एफर्ट से क्या हुआ, छोटे छोटे जो किंगडम्स हैं उनको नेशन स्टेट्स में मर्ज किया गया, नेशन स्टेट्स ऑफ इटली और जर्मनी में मर्ज किया. और इनके लीडरशिप में, किसके लीडरशिप में, किंग विक्टर एनिमल टू एंड एम्परर केसर विल्हेम वन रेस्पेक्टिवली. तो इटली के ये इनामल टू और जर्मनी को जोड़ने का काम किसने किया, केसर विल्हेम. तो कंट्रीज लाइक ग्रीस एंड पोलैंड were also formed as nation state out of earlier Austrian Empire. So you may learn about the effect of political thinkers in detail later sometime, but first let us have a glimpse of spread of nationalist idea in Asia. तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे जो है जो किंग्स हैं उनकी हेल्प से एक नेशन स्टेट बनाने की तैयारी यहाँ पे हो रही थी. तो इटली और जर्मनी में भी इस तरीके की लहर, डेमोक्रेटिक लहर फैली हुई थी, जिससे वो छोटे छोटे नेशन स्टेट्स को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे. तो इसके बारे में हम और डिटेल में देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर में, लेकिन अभी जो है हमको ग्लिम्स देखना है नेशनलिज्म इन एशिया. तो ये जो आइडियाज है वो जापान और इंडिया को कैसे टच किया. तो इंडिया के बारे में तो हम थोड़ा बहुत जानते हैं, तो जापान के बारे में भी हम जानेंगे. तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे. तो मैं आशा करती हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा. इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा. मेरे चैनल के वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग.